तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बेटा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में वो इनकम्स टैक्सेबल हैं जो बिल्डिंग की लेट आउट से रिसीव होती हैं। इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इज टैक्सेबल अंडर दिस हेड। और बिल्डिंग कौन सी हो सकती है? तीनों तरह की बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो भी टैक्सेबल है, कमर्शियल बिल्डिंग है तो भी टैक्सेबल है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हमने रेंट पे दी है तो भी टैक्सेबल है। तो रेंटल इनकम जो है वो यहाँ पर टैक्सेबल है, लेकिन वो ओनर होना चाहिए जिसने किराए पे दी है। मैं ओनर हूँ, मैं अपनी बिल्डिंग किराए पर देता हूँ, तो जो मेरे पास रेंट आएगा दैट इज टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी। मैंने अपनी प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स को दी, मिस्टर एक्स ने आगे किसी और को, मिस्टर वाई को सबलेट कर दी, तो मिस्टर एक्स को भी इनकम आ रही है, मुझे भी इनकम आ रही है। तो जो इनकम मुझे आ रही है वो तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल है। जो मिस्टर एक्स को आ रही है दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सब लेटिंग इनकम इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अभी हमने पीछे थोड़े दिन पहले ही अदर सोर्सेज किया है, आप जानते हैं कि कैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज निकाली जाती है। उसमें तीसरी जो कंडीशन है कि मैं अपने घर, अपनी दुकान, अपने बिजनेस के लिए यूज ना करूं। अगर अपना घर, अपना दुकान अपने बिजनेस के लिए यूज करूंगा तो जो इनकम आएगी दैट विल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो ये तो बात होगी बेटा थ्योरेटिकल। बात प्रैक्टिकल की बात करूं तो आपकी स्क्रीन आप देख पा रहे हैं। तो स्क्रीन पे ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने का फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है, इसमें कोई भी चीज अपनी तरफ से ना ऐड कर देनी है ना डिलीट कर देनी है। यही फॉर्मेट हमने फॉलो करना है, यही याद करना है। बेसिकली हम दो तरह के हाउसेज बनाते हैं। एक लेट आउट हाउस, वो मकान जो मैंने किराए पर दिया है, और दूसरा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, वो हाउस जिसमें मैं खुद मेरी फैमिली के साथ रह रहा हूँ, मेरे फैमिली मेंबर्स यूज कर रहे हैं, जैसे मर्जी कह सकते हैं। तो जो लेट आउट हाउस है पहले उसकी जीएवी निकालेंगे। जीएवी इज कंप्यूटेड फॉर लेट आउट हाउस। उसमें से माइनस कर देते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर। दो चीजें हमने लिखी हैं, इट शुड बी पेड, पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, 19-20 में पे किया होना चाहिए, एंड दूसरा पेड बाय द ओनर हो। अगर म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द टेनेंट है फिर लेस नहीं होंगे। ये दोनों कंडीशंस हैं जो अंडरलाइन करी हैं। इट शुड बी पेड, दूसरा इट शुड बी पेड बाय द ओनर। ओनर द्वारा पे करी होनी चाहिए। अगर पेड बाय टेनेंट है, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय टेनेंट, कोई डिडक्शन नहीं बेटा इसकी। इट शुड बी पेड बाय द ओनर। या म्युनिसिपल टैक्सेस ड्यू हैं, पेड ही नहीं किए, लाइबल बाय ओनर ने पे करने थे, बट इट इज नॉट पेड, ड्यू हैं, फिर भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। सैनिटेशन सरचार्ज है, लोकल टैक्सेस है, कंजर्वेंसी टैक्स है, ये भी म्युनिसिपल टैक्सेस के ही दूसरे रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं। अगर ये हैं तो भी डिडक्शन मिलेगी। अगर ड्यूटीज लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट है वो नहीं आएंगे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो दूसरी वो होगी बेटा हमारी। हमने लिखे हैं म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर आएंगे सिर्फ। म्युनिसिपल टैक्सेस होने चाहिए। म्युनिसिपल टैक्स म्युनिसिपैलिटी लगाती है, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मोहाली है, एस नगर, वो जो म्युनिसिपल टैक्सेस लगाएगी वो डिडक्शन मिलेगी उसकी। जो पंजाब गवर्नमेंट लगा रही है टैक्सेस, उसकी डिडक्शन नहीं है। फिर एनएवी आ जाएगी, इसको माइनस करके जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस कर देंगे तो एनएवी आ जाएगी। एनएवी में से डिडक्शंस मिलेंगी दो, 24A की डिडक्शन है, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये फिक्स्ड है, ये मिलेगी मिलेगी 30% ऑफ एनएवी। एनएवी का 30% ये लगा देना है। और दूसरी इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रेनोवेशन और परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑन ड्यू बेसिस। ड्यू बेसिस का मतलब आप सभी जानते हैं, अगर पेड है तो भी इसकी डिडक्शन मिलेगी,
अगर आउटस्टैंडिंग है तो अब इसकी डिडक्शन मिलेगी। मतलब अगर हमने म्युनिसिपल टैक्सेस सपोज करो 48,000 है, ये सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन 40,000 तो हमने पे कर दिया है, प्लस 8,000 आउटस्टैंडिंग है, तो जो 8,000 आउटस्टैंडिंग है उसकी भी डिडक्शन मिलेगी, 8,000 आउटस्टैंडिंग की भी डिडक्शन मिलेगी। मैंने फॉर एन एग्जांपल किया बेटा। इसमें ऐड कर देंगे, एक और होता है इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन लोन, ये भी मिलती है, इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन लोन। प्री कंस्ट्रक्शन लोन, इसकी डिडक्शन मिलती है 1/5 ऑफ पीसीआई। पीसीआई प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट जितना भी बनेगा हर साल 1/5 करके 5 सालों तक मिलती है। ये अभी सीखेंगे। ये हमारा फॉर्मेट है जी लेट आउट हाउस की इनकम निकालने का। लेटेस्ट प्रोविजन में जीएवी की डिडक्शन जो है सेल्फ ऑक्युपाइड, हम 2 हाउसेस वी कैन कीप एज सेल्फ ऑक्युपाइड। 2 हाउसेस एट द ऑप्शन ऑफ द एसएससी कैन बी ट्रीटेड एज सेल्फ ऑक्युपाइड। 2 मकान में रह सकता हूँ, अपनी फैमिली के लिए क्लेम कर सकता हूँ। दोनों की एनएवी नील होएगी, जीएवी भी नील होएगी, म्युनिसिपल टैक्सेस भी नील होएंगे, ये नील हो जाएंगे। नील का 30% ये भी नील होएगा ऑब्वियसली। ये वाली डिडक्शन मिलेगी लेकिन मैक्सिमम अप टू ₹2 लाख, मैक्सिमम अप टू ₹30,000 भी है, 2 लाख भी है, डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशंस। 30,000 ब्रैकेट में मैं और 2 लाख कर देता हूँ, और 2 लाख। कई केसेस में 30,000 मिलेगी, कई केसेस में 2 लाख मिलेगी, दोनों हाउसेस को मिलाकर, अगर 2 सेल्फ ऑक्युपाइड। लेकिन लेट आउट हाउस में कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। दिस डिडक्शन लिमिट इज ओनली फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहला काम आपने जो सीखना है, आपने ये फॉर्मेट याद कर लेना है। जब तक आपको ये फॉर्मेट, इसके अलावा इस फॉर्मेट में कुछ नहीं है, दिस द मैक्सिमम फॉर्मेट आई हैड मेड। इसके अलावा कोई भी चीज दी है, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लिखा है, रेंट कलेक्शन चार्जेस लिखे हैं, कुछ भी लिखी जाए, नॉट टू बी कंसीडर्ड। दिस इज द फॉर्मेट, दिस इज द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसके अलावा कोई चीज इसमें प्लस माइनस नहीं होएगी। द मैक्सिमम फॉर्मेट, कोई भी चीज इसमें ना प्लस होनी है अब, ना इसमें से सब्ट्रैक्ट होनी है। दिस मैक्सिमम टू मैक्सिमम फॉर्मेट। तो आपने ये फॉर्मेट पहले लर्न कर लेना है, फिर इसके बाद इसमें क्वेश्चन करना सिखा देता हूँ। 2 मिनट का ही काम है, कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं। इसे जीएवी निकालना, हाउ टू कंप्यूट जीएवी बेटा, उसके लिए बेटा हम हेल्प लेंगे व्हाइट बोर्ड की। तो जीएवी कैसे निकालते हैं बेटा? जीएवी निकालने के हमारे पास 2 तरीके हैं। जीएवी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। मैं जीएवी लिखता हूँ, कई लोग इसे एआरवी लिखते हैं। एआरवी स्टैंड्स फॉर एनुअल रेंटल वैल्यू, बट आई राइट इट एज जीएवी। जीएवी निकालने के बेटा हमारे पास 2 केसेस है। एक वो है जहां पर स्टैंडर्ड रेंट नहीं गिवन होता, और एक वो है जहां पर स्टैंडर्ड रेंट गिवन होता है। जहां पर स्टैंडर्ड रेंट गिवन होता है, इसका मतलब वहां पर रेंट कंट्रोल एक्ट इज एप्लीकेबल, और जहां पर स्टैंडर्ड रेंट नहीं गिवन वहां पर रेंट कंट्रोल एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। अगर रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, स्टैंडर्ड रेंट नहीं गिवन होएगा, इसका मतलब एमआरवी और एफआरवी और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, इन तीनों में से कंपैरिजन करेंगे। तीनों में से कंपैरिजन करके विच एवर इज हायर आएगा, जो भी हायर वैल्यू आएगी, दैट विल बी रिगार्डेड एज जीएवी। अगर सपोज करो एमआरवी 180 है,
FRV 190 है, एक्चुअल रेंट 2 लाख है। तो जो हायर वैल्यू है, हायर क्या है बेटा इसमें, 2 लाख, तो 2 लाख विल बी टेकन एज GAV। सपोज करो ये हो जाता है 175, तो MRV FRV और एक्चुअल रेंट में से हायर है 190, तो 190 विल बी GAV इन दिस केस। जो भी हायर होगा, हायर वैल्यू लेनी है मुझे, मुझे कंपैरिजन करना आता है, मैथमेटिक्स आती है। सपोज करो ये भी नहीं है, ये आ जाता है हमारी वैल्यू इज 165, तो 165, 170 और 180 में से हायर, इट इज 180। तो ये जो भी हायर होगी बेटा वो वैल्यू आपने ले लेनी है। अब MRV होता है म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू विच इज फिक्स्ड बाय म्युनिसिपल कमिटी। जैसे चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ है, वो फिक्स कर देती है कि 100 स्क्वायर फीट का इतना रेंट है सेक्टर 17 में, 100 स्क्वायर फीट का इतना रेंट है 22 में, तो वो म्युनिसिपल कमेटी फिक्स करती है। FRV होता है जो रेंट लोकेलिटी में चल रहा है, हमारा शोरूम कल्ला तो है नहीं फैक्ट पूरी मार्केट में, और भी तो है, जो एवरेज मार्केट रेंट चल रहा है उसे फेयर रेंटल वैल्यू कहते हैं। और एक्चुअल रेंट वो होता है जो मैं अपने टेनेंट से कलेक्ट कर पा रहा हूँ, उसे हम कहते हैं एक्चुअल रेंट। नाउ दूसरा केस जहां पर स्टैंडर्ड रेंट होता है, तो वे आई ट्राई कि जहां पर स्टैंडर्ड रेंट हो अगली स्लाइड में करते हैं। तो वेयर स्टैंडर्ड रेंट इज गिवन, तो वहां पर हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं MRV और FRV। पहले इन दोनों में से विच एवर इज हायर लेंगे, इग्नोर ऑल थिंग्स। MRV और FRV में से हायर लेके ये जो हायर वैल्यू आती है इसे हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से। इन दोनों में से जो लोअर वैल्यू आएगी दैट इज नोन एज एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू, एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू, ERV। ERV और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। आई रिपीट, पहले हायर लेना है, फिर लोअर लेना है, फिर हायर लेना है, ये जो आएगा दैट इज GAV, हायर वैल्यू इज कॉल्ड एज GAV। MRV और FRV में से हायर लिया, हायर वैल्यू आ गई, हायर वैल्यूज देन कंपेयर टू स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में से जो लोअर आएगा दैट इज कॉल्ड एज ERV। ERV और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर इज कॉल्ड एज GAV। करते हैं एक बार और, अब हम क्वेश्चन करके देखते हैं इसका ही। सपोज करो MRV गिवन है MRV है 80,000, FRV 60,000, स्टैंडर्ड रेंट 75,000, एक्चुअल रेंट 72,000। अब GAV निकालनी हो तो पहले मैं इन दोनों में कंपेयर करता हूँ विच एवर इज हायर। इन दोनों में से हायर 80,000, 80 और 75 स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करता हूँ, विच एवर इज लोअर, लोअर इज 75,000, दिस इज कॉल्ड एज ERV। ERV और एक्चुअल रेंट 72,000, विच एवर इज हायर, दिस इज कॉल्ड एज GAV। अगर स्टैंडर्ड रेंट हो तो ऐसे करना है, अपनी तरफ से शॉर्टकट नहीं मारने बैठ जाना कहीं और, जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट बाय द एक्ट। अब सपोज करो ये 90,000 हो जाता है, ये हमने वैल्यू चेंज कर दी, तो अगर ये 90,000 होएगा तो यहाँ बदल जाएगी वैल्यू, यहाँ भी बदल जाएगी वैल्यू। ये 90,000 आ गया, 90 और 80 विच एवर इज लेस, ये 80, 80 और 72 विच एवर इज हायर, अगेन 80, हाँ 80,000 आ जाएगा। अब सपोज करो एक्चुअल रेंट बदल जाती है वैल्यू, यहाँ पर आ जाता है
95,000 95,000 वैल्यू आ जाती है हमारी। तो दिस और दिस यहाँ तक सेम रहेगा 80,000 तक। यहाँ वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी 95। 95 और 80 विच एवर इज हायर, GAV विल बी 95। देन बेटा ये देखो, अगर हम इसके बाद करते हैं तो इसके बेटा लेट आउट हाउस के 5 केसेस हैं टोटल। तो अगर मैं लेट आउट हाउस की बात ही करता हूँ, लेट आउट हाउस के देयर आर 5 केसेस। तो केस 1, when there is no vacancy, no unrealized rent, no vacancy, no unrealized rent, ना तो कोई वैकेंसी है ना ही कोई अनरिलाइज रेंट है। तो जब हम ये करते हैं, नो वैकेंसी नो अनरिलाइज रेंट है, तो आपने इसमें करना है बेटा नो वैकेंसी नो अनरिलाइज रेंट का मतलब होता है कि एक भी दिन मकान खाली नहीं रहा। 1920 में हमारा मकान पूरे 12 महीने के लिए लेट आउट रहा, 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 2020। ये हमारा प्रीवियस ईयर है, और ये प्रीवियस ईयर में ही की बात कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर में पूरे 12 महीने मेरा मकान लेट आउट है। जैसे 4,000 पर मंथ है, तो 4,000 टू 12, तो 48,000 मेरी ये बेटा मकान का रेंट बनता है। ये पूरा 48,000 मुझे रिकवर हो गया है, कोई बैड डेट्स नहीं है, और एक भी दिन मेरा मकान खाली नहीं रहा। तो इसको कहते हैं नो वैकेंसी नो अनरिलाइज रेंट। तो इस केस में क्या करेंगे बेटा, हम इस केस में जो प्रोविजन लगेंगे वही लगेंगे जो अभी तक हम कर रहे थे बेटा, MRV, FRV और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, अगर स्टैंडर्ड रेंट नहीं गिवन। अगर स्टैंडर्ड रेंट गिवन है तो फिर करते थे MRV और FRV विच एवर इज हायर, हायर वैल्यू, और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर is called as ERV, ERV और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, ये GAV आ जाएगी। तो ये हमारा सिस्टम है जी, MRV, FRV विच एवर इज हायर, हायर वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर इज कॉल्ड एज ERV, ERV और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर इज कॉल्ड एज GAV। तो बेटा ये सिंपल, इसमें कोई चेंज नहीं होएगा, ये जो पहले हमने सीखा वही था। केस 2 आ गया बेटा। केस 2 में हमने क्या करना है, वेयर देयर इज अनरिलाइज रेंट। अनरिलाइज रेंट है क्वेश्चन में। अनरिलाइज रेंट होता है जैसे बैड डेट्स हो गए, तो आपने पहले एक्चुअल रेंट में से, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल में से अनरिलाइज रेंट माइनस कर देना है, एंड देन कंपेयर लाइक बिफोर। मैं करके दिखाता हूँ आपको। सपोज करो मैंने मकान किराए पे दिया है 4,000 पर मंथ पे, जो एग्जांपल किया था। 4,000 इंटू 12, 48,000 मेरा एक्चुअल रेंट रिसीवेबल था, और मैं 6,000 अपने टेनेंट से कनेक्ट नहीं कर पाया, तो ये मेरा 6,000 अनरिलाइज रेंट हो गया। तो मेरा कलेक्टेड रेंट इज 42,000। तो अब MRV से 50,000 है, FRV 45,000 है, और एक्चुअल रेंट जो मैं लूंगा 48 नहीं लूंगा, आई विल टेक इट एज 42। इन तीनों में से विच एवर इज हायर, पहले आपने उसको ले लेना है बेटा। तो ये बेटा स्क्रीन देखें बेटा, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल हमारा था, अनरिलाइज रेंट अगर क्वेश्चन में आ जाता है, अगर अनरिलाइज रेंट नहीं है, वैकेंसी नहीं है, तो जैसे पहले कर रहे थे एज यूजुअल करना है। अगर एक्चुअल अनरिलाइज रेंट आ जाता है तो ये वाला प्रोविजन लगाना बेटा आपने, एक्चुअल रेंट में से अनरिलाइज रेंट माइनस कर देना है, एंड देन कंपेयर इट एज बिफोर। तो हमारा सपोज करो रेंट है 4,000 इंटू 12, 48,000,
48,000 में से 6,000 माइनस कर देंगे तो आई विल लीड टू 42,000। तो फिर कंपैरिजन करना, ऐसे ही बेटा दूसरे में भी MRV, FRV, whichever is higher or standard rent, whichever is lower is ERV, ERV और ARR माइनस अनरिलाइज्ड रेंट, उसमें से अनरिलाइज्ड रेंट माइनस कर देना, दिस इज whichever is। तो ये हमारी बेटा दूसरा केस हो जाता है। फिर आ जाता है तीसरा केस। तीसरा केस जो हमारे पास है वो है केस 3, व्हेन देयर इज वैकेंसी ओनली। अगर वैकेंसी आ जाएगी तो पहले वैसे ही करना है बिल्कुल, MRV और FRV whichever is higher value और standard rent whichever is lower is called as ERV। ERV और actual rent receivable whichever is higher, ये जो वैल्यू आएगी दिस इज रिकॉर्डेड एज रफ GAV। रफ GAV आ जाएगी, रफ GAV में से माइनस कर देंगे वैकेंसी प्रोपोर्शनेटली। प्रोपोर्शनेटली कैसे निकालनी है, 2 महीने खाली रहा हमारा हाउस, तो ARR इंटू 2/12, 2 महीने की वैल्यू बेटा निकाल दूंगा, तो ये बेटा निकाल कर जो आएगी वो GAV ली जाएगी। ये 3 केसेस मैंने आपको सिखाए, तीनों केसेस प्लस जो फॉर्मेट सिखाया वो आप अच्छे से समझ लें।